प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब। नकल और पेपर लीक के खिलाफ भी पेश होगा बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिवलिंग समेत इमारत के नीचे मिले 10 तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग। मुस्लिम पक्ष ने केस की मेंटेबिलिटी पर उठाए सवाल। झारखंड में जेएमएम ने 47 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का किया दावा। चंपाई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी मौजूद। गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब। 12 तारीख को होगी अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ाई गई। शराब घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। और ग्रैमी अवार्ड में मची भारतीय संगीत की धूम। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति के नाम बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी जीता दूसरा ग्रैमी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद की खबर के साथ, जहां पर आज का दिन बेहद अहम होने वाला है क्योंकि चुनाव से पहले इस आखिरी संसद सत्र में कई अहम विधेयक पारित होने के लिए रखे जा रहे हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का भी जवाब देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया था और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। इसके अलावा आज लोकसभा में सरकार प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़े सख्त प्रावधानों वाला एक बिल भी पेश करेगी। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 जिसको आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे। इस बिल के जरिए सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। और वहीं आपको बता दें कि संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह में से एक ग्रैमी अवार्ड्स आज लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय संगीत की धूम इस बार मच गई क्योंकि कुल 5 अवार्ड भारतीय कलाकारों के नाम हुए हैं। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को इस साल का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया। इस एल्बम में 8 गाने हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है और इस बैंड में शंकर महादेवन, जॉन मैक्लॉलिन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन जैसे टैलेंटेड कलाकार हैं। आपको बता दें कि दिस मोमेंट 45 सालों में शक्ति का पहला नया एल्बम है। इस बैंड के अलावा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी अपना दूसरा ग्रैमी जीता है। तो इस बार ग्रैमी अवार्ड्स में It's an amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor, John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And it's our 50th year as a band. They don't look like it, but anyway, they don't. But it's great that it happened. और इसी बीच लॉस एंजलिस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में ग्रैमी अवार्ड विजेता बांसुरी वादक राकेश चौरसिया। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। और सबसे पहले तो पूरे भारत की तरफ से आपको ढेरों सारी बधाई देते हैं इस अवार्ड के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी।
तो राकेश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि संगीत की दुनिया में लगातार भारत अपना परचम लहरा रहा है और इसी बीच आप के बांसुरी वादक में आपने भी इस अवार्ड को अपने नाम किया है और भारत का नाम रोशन किया है। बस मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि ये पहला साल है और इसी में नॉमिनेट हुआ और इसी साल में ग्रैमी मिल भी गया और हमारे जो एल्बम है एज वी स्पीक इसे दो कैटेगरी में मिला है, तो दो ग्रैमी है और मुझे मिलने से ज़्यादा मुझे अपने देश के लिए फ़ख्र है कि मैं ये अवार्ड अपने देश भारत में ला रहा हूँ। जी, आज जो और बाकी बांसुरी वादक है उनके लिए किस तरीके का मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मैसेज क्या दूं, पर मैं ये हर एक हर कलाकार को कहूंगा कि भाई जो भी आपको काम मिले जरूर जी। करना चाहिए। हम कभी कभी अपनी बाउंड्रीज खुद बना लेते हैं कि हम अगर शास्त्रीय संगीत है के कलाकार हैं तो हम दूसरा म्यूजिक नहीं करना चाहेंगे, जी। पर नहीं, सब करना चाहिए क्योंकि कोई भी संगीत हो, सात सुर से ज्यादा कहीं नहीं, कहीं भी किसी देश में ज्यादा नहीं है। और मुझे तो मज़ा आता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे अलग अलग जॉनर में काम करने का मज़ा आता है और मैं करता हूँ और करता रहूँगा। और इसी की वजह से आज दो ग्रैमी मैं अपने देश में ला रहा हूँ। जी। राकेश जी, अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले अब आज की तारीख में भारत जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और संगीत की दुनिया में भी भारत लगातार अपना परचम लहरा रहा है। और खास तौर पर अगर बात करें, भारत की पहचान जो है वो है शास्त्रीय संगीत, और शास्त्रीय संगीत के जरिए ही भारत अपना परचम लगातार लहरा रहा है पूरी दुनिया भर में। बिल्कुल। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में वो ताकत है कि हम अगर इसे अच्छे से करें तो हमारी बुनियाद जो संगीत की है वो काफी मजबूत हो जाती है और इसके जरिए हम बाकी कोई भी अगर दूसरे जॉनर का म्यूजिक हम करना चाहेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। जी। इससे पहले अगर देखा जाए तो ऑस्कर में भी भारत ने अपना परचम लहराया था, ट्रिपल आर और नाटो सॉन्ग जो है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था, और अब ग्रैमी अवार्ड्स में भी भारत ने इतने सारे अवार्ड जीते। कैसे देखते हैं इन सभी अवार्ड्स को आप? बस मेरे लिए तो ये जो सबसे बड़ा अवार्ड संगीत में माना गया है, मतलब इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, वो जी। मुझे पहले मिला है। तो इसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और आई थिंक गॉड इज काइंड, भगवान की मेहरबानी है। मेरे गुरु पंडित पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, उनका जो आशीर्वाद है मेरे पास और मेरे परिवार का प्यार स्नेह, मेरे सारे चाहने वालों, सारे दोस्तों, सबका जो प्रेम मुझे मिला है इस अवार्ड के जरिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ उस्ताद जाकिर जी हुसैन जी को, जिन्होंने मुझे एडगर मायर और बेला फ्लेक्स से मिलवाया पहली बार। और हम मिले, हमने म्यूजिक एक्सचेंज किया एक दूसरे, उनको मेरा बजाना पसंद आया तो मुझे मौका मिला उनके साथ स्टेज पे बजाने का। फिर जब और जैसे म्यूजिक छनता गया तो फिर एक एल्बम आया, जी। उस एल्बम का नाम है एज वी स्पीक, और आज वो ग्रैमी में पहुंच गया और विजेता भी हो गई उसमें। जी। राकेश जी, इस अवार्ड के लिए आप, मतलब ये जो अवार्ड है वो आप किसको समर्पित करना चाहेंगे? मेरे देश को, जी। आज जिस इंडिया, तरी और उसमें मुंबई, आमची मुंबई, उन्हीं को मैं समर्पित करना चाहूंगा। आज जब आप बांसुरी सीख रहे थे शुरुआती दिनों में, तो क्या उस दौरान कुछ ऐसी चीज हुई जिसने आपको एक अलग मोटिवेशन दिया हो? मोटिवेशन तो मेरे लिए मेरे गुरु हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने तो कृष्णा को देखा नहीं है ना सुना है, उन्हीं को सुना है और उन्हीं से मैंने सीखा है, तो मेरे कृष्णा वही हैं। तो उन जो भी आशीर्वाद है, मोटिवेशन है, उनको ही मैंने सुन के आज जहां तक पहुंचा हूं और अभी तक भी सीखता हूं। ये कभी सोचा नहीं था कि ये काम जो मैं संगीत का कर रहा हूं किसी अवार्ड के लिए कर रहा हूं जी। या जो भी है। बस एक इच्छा थी कि अपना संगीत लोगों तक पहुंचाओ। अब आगे लोगों की मर्जी या भगवान की मर्जी। राकेश जी, अब जब आप भारत आएंगे तो देखिए एयरपोर्ट पे तो आपका स्वागत होगा ही, लेकिन आप सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे भारत आकर के? मैं तो ऐसे टाइम पे अभी कल ही सुबह यहाँ से निकल रहा हूँ और आधी रात को पहुंचूंगा, तो घर ही जाऊंगा, घर ही वालों से मिलेंगे। मेरे ख्याल से वो भी 4 बजे जाग के यहाँ के टाइम के हिसाब से देख रहे थे, क्योंकि मुझसे ज्यादा टेंशन उनको था कि इतने दूर गए हैं, मिलेगा कि नहीं। जी।
तो अभी जब अवार्ड मिल चुका है तो आपकी फैमिली की तरफ से किस तरीके का रेस्पॉन्स, क्योंकि खुशियां तो वहां भी होंगी, मिठाइयां बटी होंगी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा मम्मी का बहुत आशीर्वाद है, मेरी माँ का। वो हमेशा पूजा पाठ करती रहती हैं मेरे संगीत के लिए, मेरे सेहत के लिए। आगे किस तरीके से और अवार्ड लेने की कोशिश रहेगी? बस अपने आप को और पुख्ता करना पड़ेगा और बुलंद करना पड़ेगा और रियाज़ करना पड़ेगा कि यहाँ ये तो शुरुआत है। अगर ये पहला अवार्ड है तो इसके आगे और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे जितने भी अवार्ड मिल सके संगीत के द्वारा हम अपनी देश के लिए जो भी कर पाए, जी ज़रूर करेंगे। जी। राकेश जी, इस वक्त बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उसमें कई सारे आपके फैन भी होंगे जो आपकी बांसुरी को हमेशा सुनते होंगे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आपके फैंस के लिए? मैं सबको ये कहना चाहूँगा, फैन्स को और बाकी दुनिया को, कि संगीत अपने ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करिए। बिकॉज़ कहते हैं ना कि संगीत बिना जीवन अधूरा है। जी संगीत ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, लाइट म्यूज़िक हो, ग़ज़ल हो, जो भी है। पर संगीत अपने जीवन में ज़रूर होना चाहिए। जी। राकेश जी, आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरी जर्नी तो यही है कि बस मेरा खिलौना ही फ्लूट था। 5 साल की उम्र से मैंने बजाना शुरू कर दिया। तो भगवान की दया से अच्छा है, उस वक्त कोई गैजेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, नहीं तो आजकल इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। तो बस एक टेलीविज़न होता था जो कि संडे को एक पिक्चर आती थी और सुबह कार्टून आता था। जी उसके सिवा और कुछ नहीं था। तो रियाज़ में काफ़ी मदद मिली है कि काफ़ी टाइम दे सके हम रियाज़ करने के लिए। और वो जो खिलौना था, आज मेरा वो ही खिलौना साथ में है। आज मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ उस एक बाँस के टुकड़े को लेके। जी। आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी शुरुआत हुई होगी, शुरुआत कर रहे होंगे बांसुरी वादन में, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करें? क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम सब कुछ हार जाते हैं और एकदम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। बस ये कहूँगा कि अगर अगर संगीत में कुछ करना है तो किसी चाहत को रख के नहीं करेंगे कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। बस एक डेडिकेशन, एक अपनी चाहत, एक लगन, एक थोड़ा पागलपन संगीत में होगा तो मेरे ख्याल से हर आदमी हिमालय की चोटी तक पहुँच सकता है। जी। कुछ मुश्किल नहीं। राकेश जी, अगर संगीत के बारे में अगर हम बात करें तो संगीत में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कई सारे यंत्र हैं बजाने के लिए, तो ऐसे में आपने आखिर बांसुरी क्यों ही चुना? मेरे पास लगता है चॉइस ही नहीं था। अगले मैं जब बहुत छोटा था, जब घर में अपने डिग्गी कार से सब खेलता रहता था, तो बाबूजी, मैं हरी जी को बाबूजी बुलाता हूँ, वो पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे जब भी वो घर में होते। तो वो वो उसकी वाणी जो है बांसुरी की, मेरे कानों में और मेरे दिमाग में थी और मुझे अच्छा लगता था। तो जब कभी पूछा गया कि क्या कुछ जिंदगी में करना है, संगीत में लेके करना है, तो मैंने ये कहा कि जो आप बजाते हो वो बजाना। मुझे इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पता नहीं था। तो उसी दिन जी मुझे एक जो बांसुरी उन्होंने ला के दिया, वो बांसुरी बस आज तक बज रही है। तो वही मेरा खिलौना था, वही मेरा शौक था, वही मेरी पसंद था, वही मेरे प्यार था और वही मेरा प्रोफेशन बन गया। जी। राकेश जी, बांसुरी की अगर हम बात करें तो बांसुरी एक जो कठिन वाद्य यंत्र है उनमें से एक गिना जाता है, क्योंकि फूंक तो हर कोई मान लेगा, लेकिन उस फूंक को भी सुर के साथ बजाना उसे, और उसमें सारे स्वरों का ध्यान रखना, ये बहुत वाकई बेहद कठिन है बांसुरी। ये है, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये दिखने में तो बहुत आसान लगता है, बस उठाओ सुर को बजाना शुरू कर दो। मगर जब ये गलती किया मैंने, जब उसको बजाना चाहा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये साज रेडीमेड सुर नहीं है, इसमें जी संगीत नहीं है। इसमें पहले साउंड क्रिएट करना है और फिर म्यूजिक बजाना है। तो जैसे ड्रम या पियानो जैसा नहीं, आप आपने अगर उंगली हाथ उस पर रख दिया तो अपने आप साउंड आएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो पहले तो साउंड पैदा करना है, उसके बाद संगीत बजेगा। तो वो साउंड कभी कभी 2 मिनट में आ जाता है, 2 घंटे में आ जाता है, या 2 महीना या 2 साल भी रख सकता है। और फिर उसको सुर में बजाना। जी। क्या कोई ऐसा आपको धुन याद है जिसे बजाने में आपने बहुत मेहनत की हो और काफी समय बाद वो धुन निकली, और फिर एक जो अंदर की खुशी होती है कि इतनी देर से हम मेहनत कर रहे थे और अब वो धुन निकल कर आई है? वो हर बार स्टेज पे होता है कि जब हम कोई चीज
प्लान नहीं किए होते और बजाने की कोशिश करते तो कभी कभी मुंह के बल गिर जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। फिर उसको अगले कॉन्सर्ट में फिर तैयार करते हैं, फिर वापस कोशिश करते हैं बजाने की। और ये एक प्रैक्टिस बन गया कि थोड़ा थोड़ा अलग क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने आप को चैलेंज देना हर टाइम। तो उसका एक अपना मजा है, क्योंकि अगर फिक्स की हुई चीज, रटी हुई चीज करो तो जी उससे हम खुद भी बोर हो जाते हैं। अगर हम ही बोर हो रहे हैं तो सुनने वाले भी बोर हो जाएंगे। बिल्कुल। राकेश जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी आपसे कि अगर आपके पास इस वक्त वहाँ पर बांसुरी आपके पास ही रखी है तो प्लीज़ एक बार उसको सुना दीजिए ताकि हम लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाएं। अरे अरे बाप रे, तो मुझे उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि राकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त बांसुरी लेने के लिए गए हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि ग्रैमी अवार्ड उन्होंने जीता है बांसुरी वादक में। और इसके अलावा अगर आज के दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो बेहद खास और खुशियों से भरी ये शुरुआत हुई है आज के दिन की, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड्स में भारत ने अपना परचम लहराया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 अवार्ड अपने नाम किए हैं, जिनमें से एक नाम है बांसुरी वादक राकेश चौरसिया का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं लॉस एंजल्स से। और कल वो भारत लौटेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, लेकिन खुशियां कहीं ना कहीं पूरे भारत में उनके परिवार के साथ साथ। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार राकेश जी। जी राकेश जी, माफी चाहूंगी, बीच में हाँ जी। आपको टोक रही हूँ, आपकी आवाज एक बार बीच में चली गई थी। अच्छा, जी, हाँ जी, हाँ जी, एक चलिए, हाँ जी जी। राकेश जी, दरअसल आपकी आवाज़ हम तक, जो बांसुरी की आवाज़ है, बेहद खूबसूरत आवाज़, वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही और काफ़ी अफसोस है इस चीज़ के लिए हमें। कोई बात नहीं, अगली बार आपके स्टेशन पे आके बजाऊंगा मैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई आज हम बेहद खुश हैं कि बांसुरी वादक में आपको ये अवार्ड मिला है, उसके लिए एक बार फिर से ढेरों सारी बधाई। और जब आप भारत आएंगे तो दूरदर्शन में भी आपका इंतज़ार रहेगा, जब आप आएंगे तो आपसे खास मुलाकात भी हम करेंगे। तो आप राकेश चौरसिया जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो अवार्ड मिला है वो इसको समर्पित करते हैं अपने गुरु के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, जिन्होंने हर मुसीबत में हर वक्त उनका साथ दिया है। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। फिलहाल वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दी है। परिसर में मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट हिंदू पक्ष की उस मांग पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हिंदू पक्ष ने परिसर के सभी 10 तहखानों को खोलकर वहां सर्वे की मांग की है। कोर्ट इस केस की मेंटेबिलिटी को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। और वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्यों को धन के हस्तांतरण को लेकर आज सवाल पूछा गया और इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को पैसा मिलता है, इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। There is an insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs, please tell your requirements, please tell your status.
and let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. वहीं झारखंड की चंपई सोरेन सरकार आज विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद के रिजॉर्ट में रोके गए गठबंधन सरकार के तमाम विधायक अब वापस रांची भी लौट आए हैं। विधानसभा की दलगत स्थिति देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को फिलहाल अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए चंपई सोरेन को 41 विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का दावा है कि उसके पास 47 विधायकों से ज्यादा का समर्थन है। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में वो हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे। मोर देन सफिशिएंट, नॉट लेस देन 47। फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे। मोर देन सफिशिएंट, नॉट लेस देन 47। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत से हेमंत सोरेन को आज कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे। शराब नीति में गड़बड़ियां उजागर होने के बाद दिल्ली आबकारी नीति को निरस्त कर दिया गया। मनीष सिसोदिया ने नियमित जमानत के साथ ही पैरोल को लेकर भी अदालत में अर्जी दाखिल कर रखी है। हालांकि फिलहाल सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें 22 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा। वहीं इस मामले में केजरीवाल मंत्रिमंडल के कई नेता भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। और इसी के साथ अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब 1 लाख किसानों को मिला। साल 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इसके अलावा अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान इस बार रखा गया है। साथ ही जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की भी योजना है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार उत्तर प्रदेश के बजट में किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।